इसमें बोलिए जल्दी से गो। नमस्कार दोस्तों, आजकल फिर हम लोग लाइव आ चुके हैं यूट्यूब चैनल पे और इकोनॉमिक्स का और दरोगा का एग्जाम का डेट आ चुका है 18/5/2025 को, इसलिए ध्यान रहे, सावधान रहे और तोड़ फोड़ देना आप बड़ी बात। चलिए इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए आप। समय मिशन कहता है कि कल हम लोग देख रहे थे क्या कि लक्ष्मीकांत झा, ठीक है, लक्ष्मीकांत झा का नेतृत्व में क्या हुआ था, तो 14 बैंक, ठीक है। अब बोल देगा कि आईजी पटेल के समय में कितना 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 6 बैंकों का कब 1980 में, इसका कब हुआ था तो 1969 में, ठीक है। 19 तो उसी में से हम लोग देखे थे कि आंध्रा और कौन सा कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किसमें हुआ था, पंजाब नेशनल में। आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक में हुआ था, यूनियन बैंक में। अब बोल देगा आपसे कि सिंडिकेट का किसमें हुआ था, केनरा में हुआ था। किसका, इलाहाबाद बैंक का किसमें हुआ, इंडियन में। इलाहाबाद बैंक का इंडियन में। अब बोल देगा देना और विजया का किसमें हुआ था, देना और विजय का बैंक ऑफ बड़ौदा में। किसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब पीएनबी में किसका हुआ था, तब पहले को पढ़े थे हम लोग इधर ओरिएंटल वाला में, ओरिएंटल हो गया, ओरिएंटल एक हो गया, आएगा यूनाइटेड, हाँ, अब एगो न्यू इंडिया वाला हो गया, ठीक है, 93 में, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि सबसे लंबा समय तक अगर गवर्नर बोलेगा तो कौन हो गया, बेनेगल राव। सबसे कम समय के लिए बोल देगा तो अमित घोष। अगर लेकिन सबसे पहला अगर गवर्नर आरबीआई का बोल देगा तो कौन हो जाएगा, अस्मित हो जाएगा। लेकिन भारतीय लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत। आगे आरबीआई किसके कौन से समिति के सिफारिश पर, यंग हिल्टन कमीशन, हाँ, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर हुआ था, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम लोग इतना पढ़ लिए थे। अब एगो चीज और बता दीजिए कि टोटल बैंक की संख्या जो है कितना भागों में, बैंकों को कितना भागों में बांटे, दो भागों में बांटे थे। तो एगो था कौन चीज, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक की संख्या क्या था, 78 गो। और उसको कितना भागों में बांटे थे, दो भागों में। कौन कौन, घरेलू और दूसरा कौन चीज, विदेशी बैंक, ठीक है। कौन दूसरा, विदेशी बैंक। घरेलू बैंक की संख्या क्या गो, 33 गो, 33 गो। और उसके बाद कहता है कि विदेशी बैंक की संख्या कितना, 45 गो। और कहता है घरेलू बैंक को फिर कितना भागों में बांटे थे, दो भागों में, सार्वजनिक और कौन सी, निजी, सार्वजनिक और निजी। कहता सार्वजनिक बैंक की संख्या 12 और उसका कितना था, 21 था। सार्वजनिक बैंक को भी कितना भागों में बांटे, दो भागों में, राष्ट्रीयकृत और कौन सी, गैर राष्ट्रीयकृत। गैर राष्ट्रीयकृत की संख्या क्या, 1 और राष्ट्रीयकृत की संख्या क्या। यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि हमेशा कि टोटल अगर सार्वजनिक बैंक की संख्या क्या है, 12 गो, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या 11 गो, और उसमें एसबीआई मिला देंगे तो कौन हो जाएगा, सार्वजनिक पूरा टोटल बैंक, ठीक है। उसके बाद कहता है कि निजी बैंक की संख्या क्या गो था, 21 गो, जिसमें एगो पुरानी पीढ़ी वाला आता था, नई पीढ़ी वाला, मतलब 1993 के जो पहले बना था, कौन कौन बना था, जैसे कर्नाटक का हो गया, लक्ष्मी वाला हो गया, हाँ, इसवन सब था। तो इसवन को जी पुराना नहीं, चीट फंड उसमें नहीं आएगा, समझे। उस वन आएगा किसमें, आपको आती वाला में, दूसरा वाला में पुरानी पीढ़ी का बैंक बोल देगा ना, तो इसमें आ जाएगा कर्नाटक वाला, इस वन था ना, कर्नाटक हो गया। उसके बाद कहता है कि लक्ष्मी धन लक्ष्मी बैंक हो गया, जम्मू कश्मीर बैंक हो गया, लक्ष्मी विलास बैंक हो गया, इस वन कुछ में आएगा, पुराना वाला में। आज जो आप बोल रहे हैं ना कि चिट फंड, इस वन वाला गैर अनुसूचित वाला में आएगा, जो फाइनेंशियल वाला हो गया, आती वाला हो गया। तो अनुसूचित बैंक वाला में तो जानवे करते हैं किसको कहता था, अनुसूचित बैंक वाला किसको कहते थे, अनुसूचित बैंक दूसरा सूची में, जो आरबीआई के, ऐसे दूसरा सूची नहीं बोलिए क्या कि आरबीआई के दूसरे सूची में जिसका नाम हो, प्लस आरबीआई के आदेश का क्या करता हो, पालन करता हो, उसमें कौन सी अनुसूचित बैंक आ जाएगा। लेकिन बोल देगा कि गैर अनुसूचित बैंक में कौन आ जाएगा कि आरबीआई के दूसरा अनुसूची में शामिल नहीं हो, इसीलिए उसको कौन सी में रखा जाएगा, गैर अनुसूचित में। जैसे चिट फंड कंपनी हो गया या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, इसमें कौन सी में आ जाएगा, गैर अनुसूचित वाला। अब विदेशी बैंक वाला में तो जान ही रहे हैं कि विदेशी बैंक किसको कहेंगे, जिसमें 50% ज्यादा विदेशी नागरिक का या संस्था का आती हो। उसके बाद अगर सार्वजनिक बैंक बोल देंगे तो कुछ हो जाएगा, जैसा राष्ट्रपति, हाँ, राष्ट्रपति के 50% से अधिक हो, ठीक है, 50% से अधिक किसका हो, राष्ट्रपति का हो। उसके बाद कहा जाएगा आपको क्या, निजी बैंक में क्या था, कंपनी वाला 50%, हाँ, कि कंपनी वाला। और निजी बैंक में कौन सी था, 2 प्रकार के, ये कि पुरानी पीढ़ी का एगो नई पीढ़ी का। पुरानी पीढ़ी में क्या था कि 1993 से पहले। अब पुरानी पीढ़ी में संख्या क्या गो था, 21 गो टोटल, सॉरी नहीं, पूरा अगर बोलेगा निजी बैंक की संख्या तो 21 गो।
ओकरा में 12 गो कोची पुराने पीढ़ी वाला और 9 गो कोची नई पीढ़ी वाला। नई पीढ़ी वाला। तो 1993 के बाद जितना बैंक बना तो नई पीढ़ी, और 1993 के जो पहले बना वो कोची जैसे HDFC कब बना, 1994 ICICI बैंक 94 और उसके बाद एक्सिस बैंक 94 94 में। कहेगा यस बैंक की स्थापना कब हुआ था, 2003 बंधन बैंक के बोल देगा तब, 2019 IDFC का बोल देगा तो, 2019 गूगल का बोल देगा तो 98 98 में, आती का अमेजोन का बोल देगा तो 94 94 में, यूट्यूब का बोल देगा तो 5, अगर फेसबुक का बोल देगा तो 6 फेसबुक का बोल दे तो 4, हाँ, यूट्यूब का 5, हाँ, ट्विटर का 6। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कोची वित्तीय समावेशन। कहता है कि वित्तीय रूप से बहिष्कृत लोगों को वित्तीय सुविधाओं से जोड़ने वित्तीय समावेशन कहलाता है। जैसे मजदूर, किसान, कूड़ा ढोने वाला, छोटे स्तर के व्यवसाय, etc. ये सब इसमें कोची में आता है, वित्तीय समावेशन का एग्जाम्पल है। कहता है घोषित रूप से वित्तीय समावेशन की शुरुआत कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है कि वित्तीय समावेशन की शुरुआत कब हुआ था, 2006 में हुआ था। ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक प्रयास कब से करा जा रहा था, 68 से किया जा रहा था। कब किया जा रहा था, 1968 से किया जा रहा था। कब किया जा रहा था, 1968 से किया जा रहा था। ठीक है, ठीक। अब देखिए वित्तीय समावेशन में कुछ अति के नाम दिया है, बैंक मतलब कुछ संस्था के नाम दिया है कि कौन कौन था उसमें। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुआ था, पहला तो हो गया कोची क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक हो गया, दूसरा कोची हो गया नाबार्ड हो गया, तीसरा कोची हो गया स्मॉल इंडस्ट्री, हाँ सीडबी हो गया, जिसको कह सकते हैं कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सीडबी कहते हैं। उसके बाद कहता है KCC किसान क्रेडिट हाँ, उसके बाद कहता है KYC, उसके बाद कहता है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJY। ठीक है, उसके बाद कहता है मुद्रा बैंक, उसके बाद कहता है पेमेंट बैंक, उसके बाद कहता है कोची हाँ पेटीएम के कब हुआ था, 2014 में। ठीक है, पेटीएम के कब हुआ था, 2014 में। पेमेंट बैंक का 2015 में। स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया का कब हुआ था, 2016 में। 2016 में एक और चीज हुआ था, एक कौची बताइए, MPC कौची हुआ था, उर्जित पटेल, हाँ उर्जित पटेल के समिति के सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। 2008 में बोलेगा तो कौची हो जाएगा, 2008 में किसका हुआ था गठन, हम बताए थे ना कि ऊपरे बिटकॉइन वाला के कब हुआ था, हाँ संतोषी मोटा कामा था, मोटा कुछ था बिटकॉइन, हाँ 2008 में हुआ था। ठीक है, और 2016 में देखिए 2016 में स्टैंड अप इंडिया भी हो जाएगा 2016 में, MPC भी कब हो जाएगा, 2016 में। तो देखिए आप देखिए बारी बारी से पढ़ते हैं कि हम लोग पहले कोची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पढ़े, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो 1975 में। बोल देगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है, 82 में। बोल देगा सीडबी की स्थापना कब, 90 में। ठीक है, तो 75 के बाद 90, तो देखिए ग्रामीण बैंक के 75 में, नाबार्ड का कब, तो 82 में। अब बोल देगा कि सीडबी का कब, तो 90 में। KCC का कब, 98 में। और KYC का कब, 2005। तो KCC बोल दे तो 98, और KYC बोल दे तो 5। ठीक है, KCC बोल दे तो कब, 98। ठीक है, कब KCC बोल दे तो 98, और KYC बोल दे तो कोची 2005। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना तो जान ही रहे हैं, 2014। पेटीएम का भी 2014। अब मुद्रा बैंक के बोल देगा तो कब हो जाएगा, 15। पेमेंट बैंक के भी बोल दे तो 15। तो देखिए मुद्रा रहेगा तब ना पेमेंट कीजिएगा, तो दोनों के कब हो जाएगा, 2015 में। मुद्रा बैंक और पेमेंट बैंक का कब हुआ था स्थापना, 2015 में। ठीक है, मुद्रा बैंक और पेमेंट बैंक का कब हुआ है, 2015 में। स्टैंड अप इंडिया का कब हुआ है, 2016 में। ठीक है, MPC आया तो जब स्टैंड ले लिया सब, समझे, 2016 में। तो याद हुआ कि नहीं कि ग्रामीण विकास बैंक का बोल देगा 75 में। ठीक है, ग्रामीण विकास को साथ में रखिए, किसको, नाबार्ड को। तब 75 के साथ में किसको रखिए, 82 को। ठीक है, किसको, 82 को। मतलब कि क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक के बोल दे तो 75 में। अब बोल देगा नाबार्ड के बोल देगा तो कब होगा, 82 में। स्मॉल सीडबी का बोल देगा तो कब हो जाएगा, 90 में। यहाँ से सब कुछ खत्म कर दीजिए। आप बाकी देखिए KCC बोल दे तो 98, और KYC बोल दे तो 2005। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जनधन योजना बोल दे तो कब, 2014। लेकिन वही बोल देंगे कि मुद्रा के साथ में किसको, पेमेंट को 2015 में। मुद्रा के साथ में पेमेंट को कर देंगे तो 2015 में। प्रधानमंत्री जी हमारे इतना अच्छा आदमी है कि उनका 2014 में करना अनिवार्य था, कि 2014 में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, कहता है क्या, स्टैंड अप इंडिया कब हो जाएगा, 2016 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 16 में। अब बोल देगा इलाहाबाद बैंक की स्थापना
1865 में। 65 में। आबाद कॉमर्शियल बैंक क्या स्थापना 1881 में। 81 में। बोल देगा कि आपको आरबीआई क्या स्थापना 1935 में। HDFC बैंक क्या स्थापना 1994 में। 94 में। ICC बैंक की स्थापना 1994 में। यस बैंक की स्थापना 1994 में। 2003 में। कितना में? यस बैंक। हाँ 2003 में। IDI बैंक की स्थापना 19 में। ठीक है 19 में। बोल देगा कि इंपीरियल बैंक की स्थापना 21 में। 21 में 1921 में। बोल देगा कि स्टेट बैंक का नामकरण कब हुआ 1955 में। 55 में। ठीक है। बोल देगा कि बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता का 1806 में। 6 में। बोल देगा बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना 1840 में। बम्बई मद्रास का स्थापना 1943 में। ठीक है। कहेगा कि सौराष्ट्र को SBI में कब सम्मिलित कर लिया गया, विलय कर दिया गया 2008 में। ठीक है। आप बोल देगा कि इंदौर को कब सम्मिलित कर दिया गया 10 में। जब सम्मिलित करने का बात आ रहा है तो दी न्यू इंडिया बैंक का जो 93 में। कब 93 में। ठीक है याद रखिएगा ये सब चीज। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो कब हुआ था 1975 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक था ना 1975 में। तो कब हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला के बारे में कहता है कि रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। कहता है कि परिणाम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी के अनुसूचित बैंकों को अंतर्गत रखा जाता था। अनुसूचित बैंक तो हम लोग जानबे करते हैं किसको कहते हैं। अनुसूचित जो कहता है कि आरबीआई के दूसरी सूची में शामिल हो, जो आरबीआई के आदेश का पालन करता हो। तो वही कहता है क्या कि परिणाम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को एक अलग श्रेणी में अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत रखा गया है, परंतु अब इन्हें भी वाणिज्यिक बैंकों के श्रेणी में रखा जाता है। पहले तो इसको अनुसूचित बैंक में रखा जो आरबीआई के अंडर में आता था, लेकिन उसको वहां से निकाल के आप कहाँ कर दिया है वाणिज्यिक बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में कर दिया है, ग्रामीण विकास बैंक को। इसका स्थापना कब हुआ था 1975 में। और नाबार्ड के बोल देगा तो कब हो जाएगा 82 में। नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड हमेशा पूछते रहता है 82 में। कहता है कि देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना ग्रामीण हिस्सों में ही होती है। तो ये तो बात सही है कि ग्रामीण बैंक है, यानी कि इसका कहाँ होगा स्थापना ग्रामीण में ही होगा। कहता है ऐसे ग्रामीण बैंक जो उस क्षेत्र विशेष में ही कार्य कर सकते हैं। एक ग्रामीण बैंक की स्थापना में 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है। मतलब कि कहने का इसका अर्थ है क्या कि जितना भी ग्रामीण बैंक होता है उसमें 50% योगदान किसका होता है केंद्र सरकार का होता है। कितना कहता है 35% योगदान किसी सार्वजनिक बैंक का होता है। ठीक है। सार्वजनिक बैंक मतलब बताइए जिसमें 50% राष्ट्रपति का होता था, शेयर रहता था। सार्वजनिक बैंक किसको कहते थे? और सार्वजनिक बैंक किसके अंडर में आता था? घरेलू में आता था। घरेलू का दो पार्ट, सार्वजनिक और कौची निजी। ठीक है। तो सार्वजनिक वाला में कहता है कौची कि उसमें कहता है कि 50% तो लिया किससे केंद्र सरकार से। उसके बाद 35% किससे लिया सार्वजनिक बैंक से। उसके बाद सार्वजनिक बैंक से मतलब कि सार्वजनिक बैंक की संख्या क्या 12 को। मतलब कौन कौन आता था? यस बैंक आता था, यूको बैंक आता था, इसमें आता था ना, बैंक ऑफ बड़ौदा आता था, इसमें सब पढ़े थे कल हम लोग। तो एसबीआई नहीं आता था पूरा में। हाँ ये सार्वजनिक में आ जाएगा, गैर सार्वजनिक है लेकिन वो आ जाएगा। ठीक है। कहता है कि सार्वजनिक बैंक होता है। कहता है शेष 15% योगदान जो है राज्य सरकार करती है। ग्रामीण बैंक का देख रहे हैं ना 100% कैसे पूरा 50% तो केंद्र सरकार दे रहा है, 35% कौन सार्वजनिक बैंक दे रहा है, अब 15% कौन दे रहा है जहाँ जिस राज्य में है वो दे रहा है। यद्यपि इन बैंकों का परिचालन एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक करती है। ठीक है। कहता है कि यद्यपि इन बैंकों का परिचालन कौन करेगा? सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें करती है। मतलब किसके अंडर में रहेगा? ग्रामीण वाला जो वहाँ पे जो जैसे PNB हो गया चाहे SBI हो गया उसी के अंडर में ही काम करेगा। समझे? कहता है यह अलग अलग नाम से कार्य करता है। जैसे भारत में 2 अक्टूबर 1975 में सर्वप्रथम 4 राज्यों में 5 ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ। ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1975 को कब 2 अक्टूबर 1975 को कितना राज्यों में 4 राज्यों में कितना बैंक के 5 ग्रामीण विकास बैंक के स्थापना हुआ। अब देखिए कौन कौन। उत्तर प्रदेश में हुआ मुरादाबाद गोरखपुर में। दूसरा कहाँ पश्चिम बंगाल मालदा में हुआ। तीसरा कहाँ राजस्थान जयपुर में हुआ। चौथा कहाँ हरियाणा भवानी में हुआ। ठीक है। यही 4 राज्यों में हुआ। तो देखिए तो उत्तर प्रदेश में 2 हो गया है। ठीक है। एगो मुरादाबाद और गोरखपुर में। ठीक है। मुरादाबाद और गोरखपुर में 2 तो ही हो गया। एगो पश्चिम बंगाल में मालदा हो गया 3 हो गया। एगो राजस्थान में 4, यानी 4 राज्य में कितना 4 राज्य में 5 बैंक। तब 5 बैंक कौन कौन था? मुरादाबाद गोरखपुर माँ से मुरादाबाद माँ से मालदा। ठीक है। तब मुरादाबाद पता है यूपी में, तो गोरखपुर को याद रखे। मुरादाबाद मालदा जयपुर भवानी जय भवानी। ठीक है। तब
मालदा जय भवानी। मुराद रख ले कोची के था, समझ ही गए होंगे, बाकी तो बोलने का जरूरत है नहीं। वो मुराद रख लेता मालदा के। उसके बाद कहता है कि जय भवानी, जयपुर भवानी, ठीक है, गोरखपुर, ठीक है। 4 राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा। अतः वो तो मालदा आप निकल जाएगा उससे कि जैसे भवानी कहाँ है, हरियाणा में, भिवानी। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में, मालदा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कहता है कि मुरादाबाद गोरखपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहता है भारत में अब तक नए मतलब कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापित नहीं किए गए जाते हैं। कहता है गोवा एवं सिक्किम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में अब पहुंची है आरआरबी स्थापित है। हाँ, मतलब ग्रामीण गोवा विकास में बैंक। और सिक्किम में आरआरबी आज भी नहीं है। हाँ, मतलब ये याद रखिएगा, ये ऑप्शन में दे देगा 4 गो स्टेट। अब बोलेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें आज भी ग्रामीण विकास बैंक नहीं है, ठीक है। कहता है कि निबिल मांग एवं साविधि देयता, ठीक है। आप ग्रामीण विकास बैंक के बारे में पढ़ लिए। आप देखिए, कहता है नेट डिमांड टाइम एंड लियाबिलिटी, ठीक है। कहता है कि निबिल मांग एवं सावधि देयता। कहता है कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा धनराशि, ठीक है, बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जमा राशि बैंकों की देयता कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? देयता कहलाती है। तो कहता है कि बैंकिंग व्यवस्था में बैंकों के पास जितना भी जमा राशि है बैंकों की क्या कहलाती है? देयता कहलाती है। कहता है जबकि इसी जमा राशि में से बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंकों की परिसंपत्ति कहलाती है, ठीक है। कहता है कि जबकि इसी धनराशि में से बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंकों की क्या कहलाती है? जो ऋण देगा उसी को क्या कहता है? परिसंपत्ति, मतलब कि उसका संपत्ति से अलग हट के, परि मतलब क्या होता है? अलग हट के, उसी का परिसंपत्ति, मतलब जो ऋण दिया वो उसका क्या था? परिसंपत्ति था। जो जमा राशि है मतलब कि वो तो जमा राशि कैले, जैसे बैंक जितना भी अपना जमा राशि कैले है तो एक्स्ट्रा में जमा राशि कैले है तो उसका वो कोची है? परिसंपत्ति है। और वही जो परिसंपत्ति है वो उसी को क्या देगा? ऋण में देगा। क्या देगा? ऋण में देगा। कहता जमा राशि को देता इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह जमा राशि जमा करता ही होती है एवं बैंक को इसे वापस करना होता है, ठीक है। कहता है आप देखिए, जैसे हम लोग जमा कर रहे हैं तो उसको तो देना ही पड़ेगा। अगर हम आपके बैंक में आके आपके पास जमा कर रहे हैं पैसा, तो आज दें कल दें, लेकिन आपको पैसा हमको देना पड़ेगा। यानी वो आपका तो संपत्ति है नहीं, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? परिसंपत्ति बोलेंगे। समझ गए ना बात को? कहता है कि क्योंकि ऋण पर संपत्ति कहलाता है वो। उसी में आप जैसे देखिए, हम ब्याज दे रहे हैं लेकिन हम किसी को ऋण दे रहे हैं तो से 6% ले रहे हैं, 11%। हाँ, 11% जो भी परसेंट ले रहे हैं तो हमारा 4% के क्या है? मुनाफा है। तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा बैंक को पैसा फायदा कमाने के लिए। कोई आज जमा किया कल ही निकाल सकता है, कौन बड़ा चीज़ है? वो तो उसके मार्ट पर डिपेंड है। लेकिन बहुत सारा है कि कोई जमा किया तो 1 साल नहीं निकालता है, 2 साल नहीं निकालता, अपना जमा करते जा रहा है। जो बेचारा गरीब है, आदमी कमाता है, जमा कर देता है बैंक में, वो अगला महीना में निकालने जाएगा बिना 4 साल 5 साल के, जब तक उसको कोई इमरजेंसी काम ना पड़े, कभी नहीं निकालता। सोचता है कि जितना पैसा इधर उधर से कमा रहे हैं उसी में से हमारा घर पर पेट चल जाए, बस बाकी बात खत्म है। तो उसका पैसा तो जमा हो रहा है, वो पैसा को किसी और को ऋण पर दे के वो पैसा कमा रहा है फायदा। तो बीच में रखने के लिए इतना तो काम, अब हम ही लोग कोई काम करवाते हैं चाहे कुछ करते हैं तो बीच में बैंक की परिसंपत्ति कहलाती है। बैंकों की देयता अर्थात जमा राशि को 2 प्रमुख रूपों में वर्गीकृत किया गया है। पहला कौची? मांग देयता, और दूसरा कौची? सावधि देयता। तो इसीलिए तो बोल रहा था निबिल मांग और कौची? सावधि देयता। कहता है मांग देयता के मतलब क्या होता है? कहता है मांग देयता एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिससे जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है। मांग देता वो मतलब कि कभी भी जमा करता कभी भी निकाल, मतलब कि जो पैसा हम जमा किए हैं वो तो हम नहीं बोले हैं कि आज जमा किए हैं कल भी निकाल सकते हैं। तो वही बात बोल रहा है कि मांग देता उसे कहते हैं कि एक बैंक में जो कुल जमा राशि का वह हिस्सा जिसे जमा करता कभी भी क्या कर सकता है? कहता है इसकी परिपक्वता की कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है। चालू खाते या बचत खाते इसी श्रेणी में आते हैं, मतलब सेविंग अकाउंट और कोची करेंट अकाउंट सब किस में आता है? मांग देयता में आता है। किस में आता है? मांग देयता में आता है। सावधि देयता कहता है कि यह एक बैंक की वह कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसकी परिपक्वता एक निश्चित अवधि की होती है। मतलब आप जमा किए हैं तो उसमें एक टाइम बाउंड पेपर ना कि हाँ इतना दिन के लिए फिक्स डिपॉजिट, हाँ उसको इतना कहा है कि हम अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ दिए हैं, ये तोड़ दिए हैं।
तो वो हाँ वही इस किस में आ जाएगा, सावधि वाला में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सावधि वाला में। कहता है यह एक बैंक की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसकी परिपक्वता की एक निश्चित अवधि होती है। जमाकर्ता जमा राशि को परिपक्वता के बाद ही निकाल सकता है। जब तक आपका टाइम नहीं पूरता है तब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। कहता है कि उदाहरण फलस्वरूप कौन सी है, मियादी खाता मतलब फिक्स आ ही गया, देखिए फिक्स डिपॉजिट एवं आवर्ती खाता। आवर्ती खाता हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गया। कहता है इन खातों में रखी गई धनराशि को जमाकर्ता अपनी इच्छा के अनुरूप कभी भी निकाल नहीं सकता है। समझ गए ना। तो देखिए निबिल मांग और सावधि मांग को तो समझ गए कि बैंक के पास में कुछ जमा राशि होता है, ठीक है, उसको क्या कहता है, देता कहता है। और जमा करने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं होता, हम ही आप होते हैं। और वही जमा राशि में से हमको ऋण देता है जिसको क्या कहते हैं, परिसंपत्ति कहते हैं। जो मेरा संपत्ति नहीं, इसीलिए तो बोल रहा है कि परिसंपत्ति कहते हैं। कहता है कि उसके बाद कहता है कि इसको कितना भागों में बांटा गया, दो भागों में। एगो मांग देता, सावधि देता। मांग देता जो है कुछ ही हो गया कि मतलब कि जो मेरा पैसा हम जमा किए हैं, आज हम जमा किए हैं, कल निकाल लेंगे। मतलब कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट हम लोग का जो है उसमें कुछ ही हो गया। अब बड़ा बड़ा आदमी है, 4 लाख 5 लाख फीस डिपॉजिट फिक्स करवा देता है। हाँ, FDI करवा देता है। कह देता है कि 2 लाख उसका ब्याज आते रहता है, लेकिन उसका ब्याज बनते रहता है। लेकिन हम चाहेंगे कि आज हम फिक्स डिपॉजिट फिक्स करवाए हैं तो आज ही हम जाके अपना निकलवा लें बिना समय पूछ ले। तो वो चीज़ वो आपको एक समय पूछेगा कि कितना साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं। तो हम 2 साल के लिए करवाना चाहते हैं, हम 5 साल के लिए करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि 4 साल के बाद हमारी बेटी की शादी करेंगे, तो हम 4 साल के लिए करवाना चाहते हैं। तो 4 साल का आपको जोड़ जाड़ के पैसा देगा, समझे ना। लेकिन आप सोचिएगा कि आज कर दिए, कल हमारा पैर टूट गया तो ओकरा से जाके निकाल लें तो पैसा निकलना नहीं है। अब आगे देखिए, कहता है जब बैंक की मांग देता एवं सावधि देता को जोड़ दिया तो यह बैंक की क्या कहलाता है, वही निवल मांग या सावधि देता कहलाती है। मतलब समझ गए ना, दोनों मांग देता एवं सावधि देता को जोड़ दिया, NDTA निकाल देता। हाँ, तो कहता है कि यह बैंक की क्या कहलाती है, निविल मांग या क्या कहलाती है, सावधि देता कहलाती है। अब आगे जाइए आगे, म्यूचुअल डिमांड टोटल लायबिलिटी कहलाती है, दोनों को जोड़ना। RTGS, NEFT, निफ्ट होती जी, IMPS, UPI, ये मतलब इसमें सब कौन सी है, ट्रांजेक्शन वाला है। हाँ, कहता है इन सभी सुविधाओं का प्रयोग किसी बैंक खाते से किसी अन्य बैंक खातों में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का उद्देश्य होता है। पूछेगा कि RTGS क्या है, सीधा क्वेश्चन यही रहेगा। हाँ, पूछेगा, नहीं तो बोल देगा कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जो है इसमें से कौन सा है जिससे हम ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वहाँ दे ले रहेगा, 4 गो नाम दे ले रहेगा, ओकरा में एगो रहेगा कौची, RTGS, ठीक है, कौची रहेगा RTGS। उसके बाद NEFT रहेगा, ठीक है। उसके बाद कौची रहेगा, IMPS रहेगा, UPI रहेगा, भीम रहेगा, ठीक है, भारत पे रहेगा। तो इस वन से कौची कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। समझ गए ना बात को। अब देखिए RTGS क्या है, अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ते हैं कि जितना भी ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का जो है, ऑनलाइन पैसा भेजते हैं, तो जो ऐप है, चाहे जो मतलब कि आती है, क्या बोलते हैं उसको, तरीका, मतलब भेजने का जो पोर्टल है, मतलब जो भी बोल सके ऐप है कि जिससे भेज सकते हैं, जिसके द्वारा हम कर सकते हैं चीज़, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आप। कहता है RTGS, कहता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म को ये भी पूछ सकता है कि कि RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को संबोधित करती है। या देखिए हम देख रहे हैं RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट को संबोधित करती है। समझ रहे हैं इसका मतलब, इसका मतलब कि पूछता होगा, समझे, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तब न कह रहे हैं कि इसको संबोधित करती है। कहता है यह सुविधा RBI द्वारा प्रदान की जाती है। RTGS किसके द्वारा, हाँ, RTGS किसके द्वारा प्रदान की, अच्छा क्वेश्चन है कि RTGS किसके द्वारा प्रदान की जाती है, RBI के द्वारा प्रदान की जाती है। कहता है RTGS जो कौची है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल होता है। यहाँ ग्रॉस सेटलमेंट से तात्पर्य है कि इसके माध्यम से कम 2 लाख रुपए का निधि अंतरण हो सकता है। इसमें अधिकतम की कोई सीमा नहीं, मतलब ये जो है लंबा बड़ा पैसा पर, हाँ, मतलब कि बड़ा स्तर पर किया जाता होगा, समझे, कि 2 लाख से, समझ रहे हैं, उसका मिनिमम 2 लाख है। हाँ, मिनिमम 2 लाख है। कहता है कि मिनिमम क्या है, 2 लाख है, अधिकतम कोई लिमिटेड नहीं है। कहता है यह सेवा सप्ताह के 7 दिन एवं 24 घंटा, यानी कहता है क्या 24 × 7
समझे। 24 गुने क्या रहता है, हाँ 7 रहता है। अब देखिए NEFT, इसको क्या कहते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS को क्या कहते थे, हाँ रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। इसको क्या कहेंगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कहता है कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को संबोधित करती है। कहता है यह सुविधा RBI द्वारा प्रदान, वो भी RBI, RTGS भी किसके द्वारा, RTGS भी किसके, RBI के द्वारा, NEFT भी किसके द्वारा, RBI के द्वारा। कहता है कि NEFT के माध्यम से, मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से निधि अंतरण यदि हो, मतलब कि उसका मतलब कि बीच में ट्रांसफर हो, ठीक है, पैसा के लेन देन हो, तब यह तत्काल नहीं होती। इसमें 24 घंटे का लगता है, समय लगता है। उसमें तो एकदम अभिमान हुआ तभी भेज दिए 2 लाख से, लेकिन काम नहीं लगता था। लेकिन कहता है कि इसमें कितना घंटा का टाइम लगता है। यह सेवा सप्ताह के 7 दिन 24 घंटा उपलब्ध है। लेकिन इसमें उससे क्या है, एक पॉइंट नीचे आ गया कि 24 घंटा इसमें टाइम लगता है भेजने में, ठीक है। अब बाकी 7 दिन 24 घंटा काम करता है, ठीक है। कहता है अब आगे देखिए RBI ने 1 जुलाई 2020, देखिए RBI की स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ था, 1935 में। कौन से कमेटी के, हिल्टन कमेटी, याद रखिएगा किसके, कहता है कि RBI जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 49 में। कब किया गया, 49 में, ठीक है। कब किया गया, 49 में। उसके पहले प्राइवेट के जैसा काम करता था, जब 49 में। और कहता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 69 में। 6 बैंकों का कब किया गया, 80 में। याद रखिएगा ये सब चीज। कहता है कि RBI ने 1 जुलाई 2020 को 20 से सभी बैंकों का RTGS NEFT पर लगने वाले शुल्क को क्या कर दिया, समाप्त करने का निर्देशन दिया। मतलब कि इसमें भेजने में जो पैसा लगता था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब आ जाइए कोची IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देख रहे हैं इसका नाम में कोची है, इमीडिएट, मतलब कि इमीडिएटली भेज दीजिए, ठीक है। कहता है कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस को संबोधित करेगी। यह सेवा NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करती है। देखिए उस जो है RBI प्रदान कर रहा था, RTGS और NEFT जो है कौन प्रदान कर रहा था, RBI कर रहा था। लेकिन IMPS जो है किसके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, NPCI के द्वारा कर दिया। कहता है इसका प्रयोग भी किसी भी खाते से किसी दूसरे खाते में निधि अंतरण, मतलब ट्रांसफर करने के उद्देश्य से किया जाता है। कहता है IMPS 24 घंटे उपलब्ध होती है या छुट्टियों के दिन भी उपलब्ध रहती है। कहता है IMPS के माध्यम से निधि अंतरण तत्काल हो, परंतु देख रहे हैं कि छुट्टी में के दिन में भी अगर आपको पैसा भेजना है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। परंतु इसके माध्यम से एक बार में 2 लाख से ज़्यादा का ट्रांसफ़र, और उसमें मिनिमम 2 लाख था, लेकिन इसमें कुछ ही है, हाँ 2 लाख से ज़्यादा आप भेज ही नहीं सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना बात को। UPI के बारे में तो लगभग आदमी अपने आप जानता होगा। कहता है कि कुछ होता है इंग्लिश इसका, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहता है एवं भीम, कहता है कि कुछ भारत इंटरफेस फॉर मनी को संबोधित करती है। UPI किसको, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को संबोधित करती है। अब भीम जो किसको, भारत इंटरफेस ऑफ मनी को संबोधित करती है। एगो बात बोले अपना तरफ से, एकदम याद जरूर कर लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। हमको एकदम कन्फर्म हमको लगता है कि इसवन चीज़ यही इसवन चीज़ पूछ सकता है। कहता है कि इंटरफेस को संबोधित करती है। कहता है कि इस सुविधा को NPCI ही तैयार करता है। कौन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही। जिस तरह से IMPS को कौन करता था, वही करता था, उसी तरह से इसको भी कौन करेगा, वही करेगा। यह एक क्या है, यह एक वॉलेट नहीं है, अतः भीम में पैसे नहीं रखे जा सकते हैं। भीम का प्रयोग किसी एक खाते से अन्य खाते में 1 लाख रुपए तक की धनराशि का क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब UPI की स्थापना हुई तब इसमें 19 बैंक जुड़े। धीरे धीरे लगभग सभी बैंक UPI से जुड़ चुके हैं। UPI के माध्यम से किसी भी खाते से निधि अंतरण के लिए लाभार्थी को खाता नंबर की जानकारी आवश्यकता नहीं होती, समझे। मतलब कि अगर किसी को भेजना तो जरूरी नहीं कि उसका अकाउंट नंबर हमको याद रहेगा तब ये भेजेंगे। कहता है कि UPI के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित कोड तैयार किया जाता है, ठीक है। एक निश्चित क्या तैयार किया जाता है, कोड तैयार किया जाता है, और उस कोड के माध्यम से निधि अंतरण किया जा सकता है।
यह विशेष कोड लाभार्थी के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पैन आधार से क्या होता है इत्यादि हो सकता है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है उसका। कहता है कि चुंबकीय स्याही चिन्ह पहचान कोड, कहता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कोड। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। इसको MICR कहते हैं, MICR कोड कहते हैं। कहता है कि MICR कोड एक 9 अंकों का कोड है। कितना अंक होता है MICR में? 9 अंक होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्या क्लियरिंग सिस्टम है में भाग लेने वाले बैंक और शाखा को विशिष्ट रूप से क्या करता है, पहचानता है। MICR क्या है? 9 अंकों का एक कोड है जो इलेक्ट्रॉनिक क्या है क्लियरिंग सिस्टम, मतलब क्या करता है, क्लियर करता है कि क्या है, बैंक भाग लेने वाले बैंक और शाखा का क्या करता है, विशिष्ट रूप से पहचान, मतलब कि पहचान करके क्लियर करता है कि सही है चीज़ है कि नहीं। कहता है कि कोड को में पहले 3 अंक शहर का कोड होता है, प्रतिनिधित्व करता है ना, जो 9 अंक में से जो पहला 3 अंक है वो किसको, शहर को कौन करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। कहता है कि मध्य का 3 अंक बैंक के कोड को प्रतिनिधित्व करेगा, मतलब पहला जो 3 अंक है कौन चीज, शहर, कौन शहर से है उसको प्रतिनिधित्व करेगा। बीच का जो 3 अंक है वो किसको, बैंक को करेगा। और कहता है कि अंतिम का 3 जो है कौन चीज, शाखा को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। कहता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कहता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBSE के अंतर्गत कोर का तात्पर्य कौन सी है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज होता है। CBS एक ऐसी शाखाओं का नेटवर्क है जो खाताधारकों को अपने खाता को संचालित करने एवं CBS नेटवर्क पर बैंक के किसी भी शाखा से बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने में क्या करता है, सक्षम बनाता है, भले ही उसका खाता कहीं भी हो। ग्राहक अब किसी भी एक शाखा का ग्राहक नहीं रहा। न देखा हूँ कि अब UPI का जो अगर हम लोग ये चला रहे हैं फ़ोन पे है, PNB का हम लोग का अकाउंट, लेकिन भेज रहे हैं कोची में, भारत पे में, गूगल पे, वो उसका किसी का अकाउंट है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके कोची हो गया, वही हो गया। कहता है कि वह समग्र बैंकों का ग्राहक बन जाता है। कहता है ई कुबेर क्या है, कहता है ई कुबेर क्या है, कहता है यह एक RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है। ई कुबेर क्या है, तो किसका है, तो RBI का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है, जिसका उपयोग RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों G सेकंड की नीलामी करने के लिए किया जाता है। ई कुबेर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सरकारी प्रतिभूतियों, मतलब कि जितना भी बॉन्ड पेपर इसमें है उसको बेचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ई कुबेर का प्रयोग किया जाता है। कहता है कि वाणिज्यिक बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक एवं प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां एवं भविष्य निधियां जो चालू खाता और प्रतिभूतियों जो RDBI के साथ खाते ई कुबेर का क्या है, सदस्य, और नीलामी में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो देखिए नीलामी में कौन कौन भाग ले सकता है, तब वाणिज्यिक बैंक ले सकता है, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक ले सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्राथमिक डीलर बीमा कंपनी ले सकता है, और कौन ले सकता है, भविष्य निधियां ले सकता है, और या जिसका क्या चीज हो, करेंट अकाउंट हो, या प्रतिभूतियां क्या हो, RBI के साथ खाते में हो, जो हाँ प्रतिभूतियां जो RBI के साथ क्या हो, खाते हो, ई कुबेर का सदस्य हो, प्लस क्या हो, ई कुबेर का सदस्य हो, और वही क्या कर सकता है, नीलामी में भाग ले सकता है। कहता है डिफरेंस टाइप ऑफ ATM। अब ई जो है ATM का जो प्रकार है रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे, मतलब